अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल ने बेगी तेरे इश्क में किस नंबर 12। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नाश्ते पर सभी मौजूद थे जब कबीशा इरम से मुखातब हुआ। गुड़िया, तुम लोग कहीं गए थे क्या बाहर? भाई जी कौन, तुम और वर्दा? कबीशा की बात पर वर्दा ने बस हल्का सा सर उठाकर देखा और फिर से नाश्ता करने लगी। जी भाई जी, हम तीन चार दफ़ा शॉपिंग के लिए गए थे, फिर पार्लर गए थे सर्विसेज के लिए जो आपने ही कहा था और आपने ही अपॉइंटमेंट लेकर दी थी। अच्छा, पार्लर कैसा रहा? सब बहुत अच्छा, वो खुशी से बोली। मॉल में सब कैसा रहा? मॉल में भी सब बहुत अच्छा रहा। हमने बहुत सारी शॉपिंग की, खाना खाया और फिर वापस आ गए। गार्ड्स साथ थे? जी भाई जी साथ ही थे। इतने में वर्दा उठकर किचन में चली गई। गुड़िया, मॉल में या पार्लर आते जाते कहीं भी रास्ते में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जो गैर मामूली हो? किसी ने छेड़ा हो, तंग किया हो या कोई पीछा आया हो? नहीं भाई जी, किसी ने तंग नहीं किया। ओके, नाश्ता करो। फिर तकरीबन वो खामोशी रहे। जब इरम ने कहा, भाई जी एक बात याद आई है। क्या? इस दिन जब हम मॉल गए थे तो वर्दा भाभी बहुत ज़्यादा डर रही थी। क्यों? इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन? मतलब कौन था? तुमने देखा? जी मैंने देखा। अजीब सा इंसान था, मशकूक सा, लेकिन इसने कुछ बोला नहीं। बस भाभी को ये ऐसा लग रहा था कि वो हमारे पीछे है। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? हम जल्दी वापसी के लिए निकल आई थी और गार्ड्स थे तो वो दूर ही रहा था। अगर तस्वीर देखो तो पहचान लोगी। कोशिश कर सकती हो तुम दोनों ने ये बात क्यों छुपाई? भाभी को लगा कि इतनी ज़रूरी बात नहीं है कि सबको बताया जाए। ये बहुत ज़रूरी बात है इरम, मामूली बात नहीं है। मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो घबरा कर बोली। तो कबीर शाह कुछ नॉर्मल हुआ? वर्दा से जिक्र ना करना, परेशान हो जाएगी। जी भाई जी, कहती वो भी उठकर किचन में चली गई। करम पता करो कौन था वो। यकीनन सरमद आगा मुझे वर्दा के ज़रिए घुटने टिकाने पर मजबूर करने का सोच रहा है और वो लाइलम नहीं है जितना है सब। मुझे भी यही लगता है भाई जी, जैसे दोस्ती का ढंग रिचा रहा हो। चलो मैं चलता हूँ, तुम पहले मॉल जाना, सीसीटीवी चेक करने के बाद ऑफिस आना। जी ठीक भाई जी। वर्दा दोबारा बाहर नहीं आई थी। कबीशा ने 2-3 दफ़ा किचन की तरफ देखा, फिर वो खुद ही किचन की तरफ चल दिया। सामने ही वो कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही थी। यकीनन वो इसकी वजह से किचन में आई थी। जी भाई जी, रम ने कहा, जबकि वर्दा ने सर उठाकर देखने की जहमत नहीं की थी। कबीशा ने गुस्से से वर्दा की तरफ देखा, लेकिन इसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। तो क्या मुझे इग्नोर कर रही है? ये सोच जहन में आते ही कबीशा के तन बदन में आग लग गई थी। जी भाई जी कुछ चाहिए? इरम ने ऐसे यूँ खड़ा देखकर फिर से पूछा। नहीं कुछ नहीं, वो तेज़ आवाज़ में बोला। फिर आप किचन में? वो मैं कहने आया था कि आज बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जी भाई जी, इरम अपने भाई जी को बता दो, भाभी को बता दो, आज तुम्हारी पार्लर अपॉइंटमेंट है तो 3 बजे जाना है। इरम मैं खुद आऊँ तो जाना है वरना नहीं, कहता वो बाहर निकल गया। भाई जी, करमशाह ने इसे पुकारा। वो मुझे देर हो जाएगी या शायद शाम को आऊँ। क्यों? क्या हुआ? वो वसई और फजल आ रहे हैं तो इनको लेने जाना है। कबीशा मुस्कुराया। बिल्कुल, वसई और फजल को लेने खुद जाना चाहिए। जी भाई जी। करम मुस्कुराता बाहर निकल गया, जबकि कबीशा ने एक नज़र फिर से किचन को देखा। वो अभी तक बाहर नहीं निकली थी। बड़ा एटीट्यूड है मोहतरमा में, इसने गुस्से से कहा और फिर बाहर निकलता चला गया। माल के सीसीटीवी कैमरे चेक करता वो खूबरू नौजवान करमशाह किसी को भी अपने शहर में मुब्तला कर सकता था। काफ़ी देर के बाद इसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई थी। सारी रिकॉर्डिंग वो महफूज कर चुका तो वापसी की राह ली। वो बाहर निकलते हुए चलता चलता इधर उधर भी देख रहा था जब एक बहुत ही खूबसूरत लिबास पर पड़ी जो कि डिमी गर्ल पर बहुत अच्छा लग रहा था। वो चलता चलता रुका और बुटीक में चला गया। एक्सक्यूज़ मी, मुझे ये लिबास पैक कर दें। इसने अंदर आते ही कहा। सॉरी सर, ये ड्रेस सेल हो चुकी है। व्हाट? नहीं, ये अभी तक डिस्प्ले पर लगी है तो इसका मतलब ये नहीं सेल हुई। मुझे ये लेनी है तो लेनी है, पैक करें और कीमत बताएं। सॉरी सर, हम नहीं दे सकते, लड़की ने परेशानी से कहा। क्यों? वो गुस्से से बोला था, जबकि वो ऐसा तो नहीं था, बस इसे ये लिबास लेना ही लेना था। सर, किसने लिया है ये बताएं मुझे। वो गुस्से से बोला। मैंने। एक लड़की की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा तो पीछे एक 18-20 साल की लड़की खड़ी थी। काफ़ी बोल्ड लिबास में थी।
आपकी तारीफ़? लड़की ने कहा, मुझे करमशाह कहते हैं। करमशाह ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, आपकी तारीफ़? लड़की मुस्कुराई और फिर करमशाह के पास खड़ी हो गई। मुझे सोमा मलिक कहते हैं, साबक IG सिंध एजाज समरू की बेटी हूँ मैं, और होने वाली एसी साहबा। वो मगरूरियत से बोली, ओ माय प्लेयर, मुझे होने वाली एसी साहिबा से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, तो अब ये लिबास मैं ले लूँ क्योंकि आपको तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। वो मुस्कराई, फिर बोली, जितने खूबसूरत हो इतने ही तेज़ भी हो, लेकिन ये ड्रेस मेरा है, लेकिन पैक करो। इसने लड़की को कहा, नहीं ये मैं लूँगा। वो बस जिद हुआ, मैं लूँगी। वो गुस्से से बोली, मैंने कहा मैं लूँगा। वो भी गुस्से से लाल होकर बोला, ए मिस्टर, मुझसे मंगा मत लो वरना पछताने पड़ेगा। वो उंगली उठाकर बोली, मैंने तो ले लिया पंगा, जो मर्जी कर लो, ये ड्रेस तो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं भी देखती हूँ ये ड्रेस कैसे लेते हो तुम। वो चिल्लाई, मिस आप ये पैक करें, इनको चीखने चलाने दें। सर ये पेमेंट कर चुकी हैं। सोमा अकड़ कर मुस्कुराई, तो वापस कर दें। ए लड़की, पैक करो मेरा ड्रेस। वो इंतहाई गलत तरीके से चिल्लाई, रुके मिस। करमशाह ने इस लड़की को रोका और अंदर ऑफिस में चला गया। सामने बड़े लड़के को देखते इसने अपना तारुफ करवाया तो वो उठकर खड़ा हो गया, मुझे वो ड्रेस चाहिए, और साथ ही सुन मिस की माफ़ी भी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगती तो जितनी कीमत इसने अदा की है वो हर जाने के तौर पर आपकी वर्कर को मिलेगी। जी सर, ऐसा ही होगा। कितना वो इंटरकॉम पर एड्रेस पैक करके अंदर लाने का कह चुका था, जबकि सोमा तो गुस्से से पागल होती ऑफिस में आ चुकी थी। मिस्टर, मैंने इस ड्रेस की कीमत अदा की है, कैसे तुम किसी और को दे सकते हो? सॉरी मैम, आप ये नहीं ले सकती, और हमारी वर्कर और अनरेबिला कस्टमर के साथ बदतमीज़ी करने के लिए आपको माफ़ी मांगना होगी। क्या पागल हो गए हो? मैं सोमा मलिक हूँ, जानते नहीं हो तुम मुझे? मिनटों में बंद करवा सकती हूँ मैं ये बुटीक। आपकी तमाम अमाउंट हमारी वर्कर को हर जाने के तौर पर अदा कर दी गई है, आप जा सकती हैं। ऐसे कैसे मैं जा सकती हूँ? करमशाह तो ड्रेस लेकर बाहर निकल आया था और फिर वो गाड़ी के बाहर खड़ा था। जब सोमा बाहर निकली वो गुस्से से पागल हो रही थी। मैं तुम्हें देख लूँगी मिस्टर, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। वो क्या है ना, मुझे बदतमीज़ लोग बहुत बुरे लगते हैं, तो मैं चाहूँगा हम आइंदा कभी ना मिले। मुझे भी तुम्हारे जैसे लोग बहुत बुरे लगते हैं, कहती वो बाहर करमशाह के सीने सुने अपनी गाड़ी में बैठकर वो गई, जबकि करमशाह ने मुस्कुराकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठते रुख लारी अड्डे की तरफ कर लिया। हाय फजल, यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। वसई और फजल बस से उतरते तो वसई जो पहली दफ़ा शहर आई थी वो तो गाड़ियाँ देखकर हैरान रह गई। वो देख लगता है किसी के मौत हो गई है। वसई ने सामने खड़े हजूम को देखते हुए कहा, अरे वसई, ये बसों का अड्डा है, इसलिए लोग जमा हैं। तुम भी पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। हैं इतने लोग कहों तो जब किसी की मौत होती है तभी इतने लोग इकट्ठे होते हैं, या फिर किसी की वदाई पर। वसई ये शहर है, कराची बहुत बड़ा शहर है। वसई तो कभी इधर देखती तो कभी उधर। जब इन्हें करमशाह नज़र आया, साईं सरकार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं वसई और फजल तुम? हम ठीक साईं सरकार, आपकी बहुत याद आती है। वसई रो पड़ी थी। वसई, मैं जल्दी वापस हवेली आ जाऊँगा, आप परेशान नहीं हो। चले। वो इनको गाड़ी में बैठाकर खुद भी बैठ गया। और सब ठीक है फजल गांव में? जी साईं सरकार, सब ठीक है, बस आपको बहुत याद करते हैं सब ने सलाम भेजा है आपके लिए। वालेकुम सलाम। वो मुस्कुराया था और फिर इसी तरह की बातों में वो विला पहुंच गए। वर्दा तो वसई से मिलकर बहुत खुश हुई थी और वसई भी। इरम को देखकर तो वो सदके वारी जा रही थी, बहुत सोनी है हमारी बीबी साई। खाने से फारग होने के बाद वो दोनों हॉल में वहीं बैठ गई थी कि कबीर आए तो वो पार्लर जाए। वसई तो आज से ढोलक बजाना चाहती थी, माँ बनकर पाला है सही सरकार को। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये दिन देखना नसीब होगा। वो दोनों ही वसई की बात पर मुस्कुराती। मैं जान से मार दूंगी इसको। किसको? IG की बेवा अमीना बोली, वही जिसने मुझे से मेरा ड्रेस छीन लिया है। सोमा चलाई, तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं ले आया हूँ। आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ी और फिर चलाई, कबीर। वो इससे मिलते इसके पास ही बैठ गई। तुम कब आए? जब मेरी प्यारी दोस्त को मेरी ज़रूरत थी, और एक सरप्राइज़ भी है। क्या? वो खुश होते हुए बोली। कबीर शाह ने इसे गिफ्ट पैक
पकड़ाया तो इसने जल्दी से खोला। ओह माय गुड कबीर, वो शॉक्ड रह गई। ये कैसे मुमकिन है कि कोई मेरी प्यारी सी दोस्त का पसंदीदा ड्रेस ले जाए और मुझे पता ना चले और मैं इसे जाने दूँ। खूब धुलाई की है मैंने इसकी, वाकई। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर ऑल्सो। सुबह मॉल में करम बाहर निकलो, सीधे हाथ जो बुटीक है वहाँ जो ड्रेस डिस्प्ले पर लगा है वो ले लो, जैसे भी लेना है तुम्हें पता है। जी भाई जी कहता वो इस तरफ चल दिया। मॉल से बाहर निकलकर इसने कबीशा को बताया तो वो मुस्कुराया। आराम से मेरी गाड़ी में आकर रख दो, लेकिन मैं ये घर खबरदार जो कहा बस वो करो। रास्ते से फूल भी लेते आना, जल्दी है मुझे। जी अच्छा भाई जी कहता वो मुस्कुरा दिया। ज़्यादा तो नहीं मारा इसे? सोमा ने पूछा। बस ज़्यादा ही था। शादी कब कर रही हो? कबीर मुस्कुराया। अब तो लगता है जल्दी हो जाएगी। अच्छा वो कैसे? सच बताऊं? हाँ बताओ। वो लड़का मुझे बहुत पसंद आ गया। कौन सा लड़का? कबीशा ने चाय का कप लेते हुए पूछा। यार जिसने आज मॉल में लड़ाई की है मुझसे। इतना सुनना था कि कबीर के हाथ से चाय का कप फिसलता इसके कपड़े ख़राब करता चला गया, जबकि कबीशा का तो दिमाग ही घूम गया था ये सुनकर। ओ ये क्या? कैसे? जाओ वॉशरूम करो, वॉश करो। इसे सोमा चलाई तो वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर वो बस मुश्किल से ही मुस्कुराया था, जबकि दिमाग में बहुत कुछ सोच चुका था। अच्छा सोमा मैं चलता हूँ। नहीं तुम नहीं जा सकते क्योंकि हम खाने पर जा रहे हैं। नहीं मुझे कहीं जाना है। इसने टालना चाहा। कभी मैंने कहा चलो तो चलो, तो वो चुपचाप चल दिया। मुझे नहीं लगता तुम्हारे भाई जी आएंगे इरम। मुझे तो बोला था कि आएंगे। कल मेहंदी है, आज अगर सर्विसेज नहीं ले तो कल तो वो नहीं करेंगे। जी लेकिन आप क्या करें? जी लेकिन अब क्या करें? चलो हम खुद चलती हैं। नहीं भाभी हम नहीं जा सकते। क्यों? मैं कॉल करती हूँ, कहती वो कमरे में चली गई, जबकि वर्दा को तो कबीशा पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जी भाभी वो कॉल नहीं उठा रहे हैं, मैं गाड़ी में हूँ, जल्दी आओ, कहती वो बाहर निकल गई। तो इरम को भी साथ जाना पड़ा। वो बार बार कबीशा को कॉल कर रही थी लेकिन वही कोई जवाब नहीं। पार्लर पहुंचकर वो दोनों ही मसरूफ़ हो चुकी थी। फारूक होते 3-4 घंटे लग गए थे, तो भूख ने बुरा हाल कर दिया। चलो कुछ खा लेते हैं। वो वहीं रुक गई रेस्टोरेंट में। खाना ऑर्डर किया तो इरम ने एक दफ़ा फिर से कॉल मिलाई कबीशा को। जब फ़ोन की घंटी इनके अकब से सुनाई दी और फिर दोनों ने मुड़कर देखा, जहाँ वो सोमा के साथ इंतहाई खुशगवार मूड में खाना तनव्वुल फरमा रहा था। वर्दा के तो आंसू ही निकल आए थे, जबकि इरम तो हैरान ही रह गई थी। अब ये क्या है? नज़र का धोखा समझ नहीं आ रहा। इरम कबीशा के काम से वाक़फ़ थी तो कुछ समझ चुकी थी, लेकिन वर्दा तो आग का गोला बन गई थी। दिल में तकलीफ़ महसूस हुई तो वो उठ खड़ी हुई। गुस्से से कबीशा पर नज़र डालती वो शीशे का ग्लास ज़मीन पर मारती चकनाचूर कर चुकी थी। जब कबीशा ने इसकी तरफ देखा, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे अनजान बनता मुस्कुराया और फिर से खाने में मसरूफ़ हो गया। वर्दा तो सुर्ख हो चुकी थी। इग्नोर करने के अंदाज से इसे और भी तकलीफ़ हुई थी। दिल चाहा ज़मीन फटे तो वो इसमें गड़ जाए। वो बगैर किसी को देखते बाहर निकलती चली गई। कबीशा की नज़रों से ने दूर तक इसका पीछा किया था और वो दिल से मुस्कुराया था। मेरी लिटिल गर्ल जेलस हो गई। वो अजीब सी खुशी में मुब्तला हो गया था। खाने का बिल देते वो सामने वाले टेबल का ऐलान ऑर्डर पैक करवाना ही नहीं भूला था। सोमा को घर छोड़ते वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। वर्दा तेज़ से चलती गाड़ी में आकर बैठ गई थी। भाभी प्लीज़ गुस्सा ना करें, ये इनका कोई डील होगी। इरम प्लीज़ अपने भाई जी की सफाइयाँ देना बंद करो। तुमने देखा नहीं इनकी स्माइल? क्या वो भी डील है? इरम तो बेचारी चुप ही हो गई थी। भूख से जान निकल रही थी, लेकिन अब घर जाकर कुछ खा सकती थी। आपकी तो खैर नहीं भाई जी, आपकी बेगम आपको दिन में तारे दिखा देंगी, याद रखना। वो सोचकर मुस्कुरा दी। घर आते ही वो कमरे में चली गई, जबकि इरम किचन में। अभी तो वो खाना डालकर बाहर लाई थी जब इसे कबीशा आता दिखाई दिया। वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। पीछे मुलाजमा खाना लेकर आ गया। छोड़ो इसे और ये खाओ, मैं ले आया हूँ, वो सुकून से बोला और फिर इधर उधर देखते शरारत से बोला, कहाँ है वो आग का शोला? इरम को तो हंसी छूट गई थी। कमरे में बंद है और अपनी खैर मनाए, आग भड़की हुई है पूरी। हाँ हम तो इस आग में चलने के लिए तैयार हैं गुड़िया। वो बेहतरीन अदाकार था। भाई जी भाभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इस बात पर कबीशा को बड़ी खुशी हुई थी। वो इसके लिए रो रही है, ये एहसास बहुत खूबसूरत था। जाओ जब बुला कर लाओ,
खाना खा ले वरना भूखी ही सो जाएगी। नहीं भाई जी, मैं नहीं जा रही, पहले ही रास्ते में डांट पलाई है मुझे। हाँ मेरी 16 लिटर गर्ल, आप जाएं। इरम ने मशवरा दिया। मुझे जलाकर बस करना चाहती हो लड़की, तो ठीक है, फिर वह भूखी सो जाए। इरम ने लापरवाही से कहा। लड़की मेरी मदद करो, जिसका काम इसी को साझे, कहती वो किचन में चली गई। जबकि कबीर को तो समझ ही नहीं आ रही थी कैसे जाए। नॉक की आवाज़ पर वर्दा आराम से वही बोली कि इरम जाओ प्लीज़। दस्तक तेज़ हुई तो वह फिर से बोली, जाओ इरम यहाँ से। दस्तक शदीद हुई तो वह गुस्से से दरवाज़ा खोलकर बोली, बोला ना जाओ यहाँ से, तो क्यों नहीं जा रहे। कबीशा को ये खोलता लावा उबलते देख सब कुछ ही भूल गया। वर्दा तो कबीशा को देखकर और भी लाल हो गई। जब कबीशा अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर गया और वर्दा की बोलती बंद हो गई। और वर्दा के तो वहम गुमान में नहीं था कि बाहर कबीशा होगा। क्यों रो रही हो। वो आराम से बोला, मेरी मर्ज़ी, मैं हंसूँ या रहूँ आपसे मतलब। खाना खाए बगैर ही क्यों वापस आ गई थी। और जब मैंने मना किया था कि बाहर अकेले नहीं जाना, तो क्यों गई थी। इसलिए मना किया था ताकि आपके करतूत ना देख लूँ। वो ऊंची आवाज़ में बोली, तो फिर क्या देखा तुमने लिटे गए। वही जो सरे आम कर रहे थे। चबा चबा कर बोली, तो फिर कैसा लगा। बुरा लगा। क्यों, मुझे क्यों बुरा लगेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीखी। तो फिर खाना खाए बगैर वापस क्यों चली आई। मेरी मर्ज़ी नहीं थी। वो अब भी लाल बबुक्का बनी हुई थी। अगर भूख नहीं थी तो रेस्टोरेंट क्यों गई। मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तुम होते कौन है सवाल जवाब करने वाले। ताल्लुक़ क्या है तुम्हारा मुझसे। वो बज़ाइनी होकर चलाई। इस पल कबीशा को वो कोई और ही वर्दा लगी। पागल सी, दीवानी सी, इश्क में भीगी हुई। ताल्लुक़ तो बहुत गहरा है मेरी जान। नहीं, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं और ना मैं बनाना चाहती हूँ। तुम जो चाहो करो, मुझे परवाह नहीं। वो चबा चबा कर बोली, मैं वापस चली जाऊँगी, कभी ना वापस आने के लिए। भूल है तुम्हारी लिटिल गर्ल। कबीशा ने तो तुम्हें तब कहीं जाने नहीं दिया जब तुम लाइलम थी। अब तो सब कुछ जानती हो। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। कबीशा गुस्से से लाल होकर बड़े बड़े सांस ले रही थी। कबीशा के ज़ब्त ने जवाब दे दिया था। वो इसे खींचा दरवाजे के साथ ज़ोर से पटक चुका था। तकलीफ़ से वर्दा की चीख निकल गई थी। तुमने सोचा भी कैसे यहाँ से जाने का। वो गुस्से से जरा, ताल्लुक़ बनाना कौन सा मुश्किल है। अभी रुखसी करते हैं और ताल्लुक़ बना लेते हैं। पागल हो चुके हो तुम। वर्दा बोल की आवाज़ में कराई। हाँ, मैं हो चुका हूँ पागल। तुमने कर दिया है मुझे पागल। ये दिल आग में चल रहा है कि कैसे तुम किसी और से निकाह का सोच सकती हो। इज़्ज़त हो तुम मेरी। तुम्हें मरना भी कबीशा की बाहों में होगा, याद रखना। वर्दा को इसकी आंखों में लाली देखकर खौफ सा महसूस हुआ तो वो डरी सहमी सी इसे घूर रही थी। जब वो इस पर झुकता चला गया, इसके लब्बों पर शिद्दत लहटाते वो अपनी नाराज़गी इस पर ज़ाहिर कर रहा था। वर्दा तो इसे पीछे करने की कोशिश में हलकान हो चुकी थी। वो सोमा है, दोस्त है मेरी, काम करती है मेरे साथ। आज इसको इसका पसंदीदा लिबास वापस कर दिया है तो इसने खुशी से डिनर करवाया है। बस थोड़ा सा एतबार ज़्यादा करना था इसका खुद पर, इसीलिए इतनी ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता से इसे सब बताता चला गया। मुझे क्यों बता रहे हो। ताकि तुम ये रोना धोना छोड़कर बाहर डिनर के लिए आ जाओ। अगर अगले 5 मिनट में तुम फ्रेश होकर नीचे टेबल पर ना आई तो मैं सच कह रहा हूँ, आज की रात तुम्हारी शादी की रात मतलब सुहाग रात होगी। अब तुम्हारा सुहाग तो कबीशा ही है, तो कबीशा नाइट होगी। इसके गाल तपाता वो बाहर निकल गया। जबकि वर्दा ने एक दफ़ा फिर से दिल का गुबार हल्का किया था। फिर वो फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गई। वो जानती थी इसके लिए रुखसती करना मुश्किल नहीं है। वो सब खाना टेबल पर रखकर वर्दा का इंतज़ार कर रहे थे। कबीशा भी आ चुका था। वही सब कुछ था जो वो रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके छोड़ आई थी। इसके आते ही सबने खाना शुरू किया। लेकिन कबीशा की मुस्कुराहट कह रही थी, मेरी पागल लिटिल गर्ल। कहता वो इसे देखकर मुस्कुरा दिया। पीले लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। कबीशा ने सारा घर फूलों और बत्तियों से सजवाया था। लॉन को पीले फूलों से सजाया गया था। ये कबीर बिला की पहली खुशी थी जिसमें इस घर के बड़ों में से कोई भी शामिल नहीं था। कबीशा सफ़ेद कुर्ता शलवार में बेहतरीन दिख रहा था, जबकि दूल्हा साहब ने सफ़ेद सूट के ऊपर पीली बास्केट पहनी थी जो सईद ने ख़ास तौर पर इसके लिए लाई थी। सईद, रज्जो, फजल सभी अपने मालिकों की खुशी में खुश थे। डोल की थाप पर बंगड़े डालते घर के मुलाजिम इनके ख़ानदान का ही हिस्सा थे। सभी मुलाजिमिन के घर वाले मौजूद थे। बेहतरीन खाना बन रहा था ताकि बोटी मलाई बोटी बन रहा था। तिक्का बोटी, मलाई बोटी, सीख कबाब, पूड़ियाँ, हलवे, मटन, चिकन, मीठे पकवान, चावलों की बहुत सारी डिशेस थी।
कबीशा तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि इसके करमशाह की शादी है। इरम को लाकर स्टेज पर बैठाया गया तो साथ करमशाह को भी बैठाया। वो दोनों ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन वो कहाँ है? कबीशा के दिल ने दुहाई दी, अभी तक नज़र नहीं आ रही। वो इसे देखने अंदर चला गया। इसके कमरे का दरवाज़ा खोलते देखा तो वो मौजूद नहीं थी। फिर तो वो ऊपर बारी बारी सारे कमरे चेक कर चुका था, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वो नीचे आया तो किचन में देखा, वो भी खाली, बाकी नीचे के कमरे भी बिल्कुल खाली। इसने जल्दी से गार्ड्स को फ़ोन किया तो वो उन्होंने बताया बाहर तो कोई नहीं गया। कबीशा का दिल तो मानो तड़प ही उठा था। जब इसने सिक्योरिटी रूम में कॉल की तो पता चला मोहतरमा कहाँ है, तुम्हारी खैर नहीं लिटा गर्ल। कबीशा गुस्से से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर छत पर आया तो वो एक कोने में कुर्सी पर बैठी थी, गुमसुम सी, परेशान सी। वो तैयार थी, हल्की सी लिपस्टिक लगाकर, बस ड्रेस भी सादा ही था। यहाँ क्यों बैठी हो? दिल नहीं करा। उदास थी या रो रही थी? क्यों? पता नहीं क्यों। क्या करम की शादी का दुख है? सोच इसके जहन में आई। नहीं, वो सिर्फ अपने छोटे साहब से मोहब्बत करते हैं। दिल ने फ़ौरन कहा, क्या बात है? वो चाहते हुए भी गुस्सा नहीं कर पा रहा था। आहिस्ता से इसके पास बैठकर वो पूछ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वो हो रहा है मेरे साथ। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना तकलीफ़ में है, लेकिन कौन मुझे नहीं मालूम। तुम तैयार भी नहीं हुई, और वो जोड़ा कहाँ है जो इस दिन लेके आई थी? सब्ज़ और पीला गरारा। वर्दा ने हैरानगी से कबीशा की तरफ देखा। इसने कब दिखाया था इसे वो जोड़ा? और गरारा, ये लफ्ज़ तो वो आज तक कबीशा के सामने नहीं बोली। कौन सा ड्रेस? जो अरब बतीक से लिया था, वो वाला। अरब बतीक? वर्दा को तो अभी पता चला कि इस बतीक का नाम अरब बतीक है। आपको कैसे पता? आखिर वो पूछ ही चुकी, क्योंकि वो जोड़ा मैंने ही पसंद किया। मेरी जान हो, इसे वहाँ में वर्दा सच बता ही चुका था। वर्दा पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। कोई बहुत ही गन और मीसना है ये शख्स, वो सोच कर रह गई। छोड़े, मुझे तैयार होना है, वो बेजार सी बोली। जब कबीशा अपनी मोहब्बतों को इस पर अंडेलते हुए बोला, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अच्छी से तैयार होकर आना जल्दी से, फिर हमने रस्म भी करनी है। वर्दा तो बस जी ही बोल सकी। पता नहीं ये इतना अच्छा कैसे हो गया, पहले तो बोला था नफ़रत है, माफ़ नहीं करूँगा, और अब बेहतर था वो पंगा ना लेकर जो वो कह रहा था वो करती। तो वो तैयार होने चली गई। कबीशा नीचे आया तो डॉक्टर मोहम्मद भी पहुंच चुका था। वो खुश होकर मिले थे। भाई जी, आप कम से कम हमें तो बताते। बस मोहम्मद, शायद ये सब ऐसे ही होना था। ये तो है, चलो खाना खाते हैं। कहते वो लॉन में आ गई। वो सही करमशाह के पास ही बैठी थी। ये सब मेहमान मोहम्मद, यही हमारी फैमिली है, हमारे सारे मुलाजमीन और इनके अहले खाना। मुझे देखकर खुशी हुई भाई जी। फिर वो करमशाह के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुबारक हो जिगर। खैर मुबारक। करमशाह मुस्कुराया। भाभी बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। हूँ, नज़र मत लगाना। नहीं लगाता कमीने। सभी खुश थे, लेकिन इंतज़ार था कबीशा को बस अपनी लिटिल गर्ल को देखने का। वो ऐसे कैसे बताता इसके दिल में जो दर्द है वो इसकी माँ के लिए है, जो इस वक्त तड़प रही है। इसकी दोनों टांगें काट दी गई हैं। कबीशा ने कबीशा से हाथ जोड़कर माफ़िया मांगते। वो सिर्फ़ एक दफ़ा वर्दा से मिलना चाहती थी, लेकिन कबीशा नहीं चाहता था कि वर्दा इसे मिले। इन सारी लड़कियों को वो कोठे के सहन में दफना चुका था, और इस कोठे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। जब भी वो सब्ज़ और पीले गरारे में आती दिखाई दी, सलीके से दुपट्टा ओढ़े, वो वाकई वर्दा कबीशा लग रही थी। कबीशा तो बेसाख्ती उठकर खड़ा हो गया था, और वो अब ये दूरियां मिटाना चाहता था, लेकिन शायद ज़िंदगी इम्तिहान लेती है जानलेवा। वो इसकी तरफ मुस्कुराता हुआ बढ़ा, और फिर वो गजरे जब वो थोड़ी देर पहले लाया था, इसके लिए इसे पहना दे। वर्दा तो शर्म से सर ही झुका गई थी। वसई ने बेसाख्ता इनकी नज़र उतारी थी। करमशाह ने मुस्कुराकर अपने भाई को देखा, जो शायद अपनी मोहब्बत के आगे अपनी ज़िद और अना कुर्बान कर चुका था। वो दोनों चलते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। फिर रस्म का आगाज़ इन दोनों ने किया। वर्दा और कबीर ने मिलकर कपल रस्म की, और करमशाह के साथ इरम का भी मुँह मीठा करवाया। इनके बाद बाकी सबने भी बारी बारी रस्म की। बच्चियों ने लोड़ी डालकर महफिल को चार चांद लगा दिए। वर्दा सारे फंक्शन में खुद पर कबीशा की नज़रों की गरमाइश महसूस करती रही थी। रात 11 बजे वो सब फारग होकर अपने अपने कमरों में चले गए। हारिस ने लॉन की मुकम्मल सफाई शुरू करवा दी थी। वो रात भर इधर ही
ही था। इरम को अपने कमरे में छोड़ते वो कह आई थी, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, फिर चाय पीते हैं, और ख़ुद भी चेंज करने कमरे में चली गई। दरवाज़ा अंदर से लॉक करते वो अपने ध्यान चेंजिंग रूम में घुस गई। दुपट्टा उतारते वो अपने बाल खोल चुकी थी। शर्ट की बैक डोरियाँ वो मुश्किल से ही खोल रही थी, जब किसी ने मदद करते आसानी से खोल दी। वर्दा ने जल्दी से आईने में नज़र डाली तो वो बड़ी शान से इसके पीछे मौजूद था। यकीनन वर्दा की चीख निकल जाती अगर वो मुंह पर हाथ न रखता। वर्दा की शर्ट की डोरियाँ खोलते ही बैग के बड़े से गले से नुमाया होती गर्दन कबीशा के ज़ब्त का गहरा इम्तिहान ले रही थी। ऐसी बेबाकियाँ तो वो इससे कई दफ़ा कर चुका था, लेकिन तब वो डरती थी। इससे जानती नहीं थी कि क्या रिश्ता है इनमें, लेकिन आज मामला कुछ और था। वो जानता था वर्दा का इश्क है वो, और वर्दा जानती थी कबीशा का इश्क है वर्दा। वो अपने लब रखता वर्दा को लर्जा गया था। अब यहाँ क्यों आए हैं? इतनी देर से तैयार हुई थी, फिर देखने का मौका ही नहीं मिला, और अब आई हो कमरे में। पूरे 45 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ। हद है वैसे, जाए कोई देख लेगा तो देख ले, बीवी मेरी ही है। वो मुस्कराया। वर्दा को इसका यूँ अचानक बदल जाना कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, इसके लब कबीशा के कैद में आ चुके थे। वो अपनी मर्ज़ी से पीछे हुआ था, फिर तो इसके बेलगाम लब गर्दन से तक नीचे पहुँच गए। वर्दा की मज़ाहमत तो किसी काम ही नहीं आ रही थी। वो इसे जी भर कर प्यार करता मुस्कुराता बाहर निकल गया, जबकि वर्दा ने तो बस खामोशी से इसका जाना ही गनीमत समझा। दिन देर से जागे, सब जागे। नाश्ते के बाद वो दोनों तो पार्लर जाने की तैयारी करने लगी थी, जबकि दोनों भाइयों ने घर में ही तैयार होना था। गार्ड्स की गाड़ी इन दोनों के साथ थी। बारात का फंक्शन रात 10 बजे रखा गया था, तो वो आराम से तैयार होकर वापस आ सकती थी। कबीशा किसी भी मामले से गाफिल नहीं था, लेकिन आज वो सबसे हटकर सिर्फ अपनी भाई की शादी एंजॉय करना चाहता था। रात 8 बजे वो दोनों ही भी तैयार थे, लेकिन दुल्हन अभी तक नहीं आई थी। कबीशा बाहर खड़ा सारे मेहमानों को रिसीव कर रहा था, जो इनके ख़ास बिजनेस के दोस्त थे। बाकी किसी को बुलाया नहीं गया था। वर्दा और इरम भी पहुंच चुकी थी। वो दोनों कमरे में चली गई थी। इरम डीप रेड लहंगे में गुड़िया लग रही थी, जबकि वर्दा कबीशा के दबे पिंक ड्रेस में गज़ब ढहा रही थी। दूल्हा ब्लैक शेरवानी में शहज़ादा लग रहा था, जबकि कबीशा ने 3 पीस पहना हुआ था, लेकिन शर्ट पिंक थी। 10 बजे तक सभी मेहमान आ चुके थे, तो इन लोगों ने बाकायदा बारात लाने का एहतमाम किया। बैंड बाजों के साथ वो ढेरों पैसा वार कर फेंक रहे थे। बारात का इस्तकबाल करने वालों में इरम की माँ, बाप और घर वाले शामिल थे, जिनके बारे सिर्फ कबीशा जानता था। इरम को अभी तक इनकी आमद की खबर नहीं थी। वर्दा ने सारी बारात हॉल के दरवाजे में खड़ी होकर देखी थी। सभी अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे, लेकिन कबीशा दाखिली दरवाजे के सामने ही खड़ा था। जब वर्दा ने ये पूछने के लिए कि इरम को ले आए, बाहर इस तक चलती हुई आई, और यही वो वक्त था जब सरमद आगा मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। वो मुस्कुराता वो कबीशा के पास आकर बोला, ये क्या शादी, भाई की शादी, और वो भी अकेले, हमें बुलाया भी नहीं। जब पीछे से वर्दा को देखकर वो बात करना भूल गया। कबीशा ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा जहां वर्दा इस तक पहुंच चुकी थी। कबीशा ने फ़ौरन से इसे अपने पीछे छुपाया था। आप बैठे आगा जी, मैं आता हूं, वो कहता वो वर्दा को हाथ पकड़कर अंदर की तरफ ले गया, जबकि सरमद आगा की हवस ज़्यादा आंखों ने उजल हो जाने तक इसका पीछा किया। उफ, इतना हुस्न तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता फेरी, ये कबीशा भी नहीं। अपने बंदे को इशारा करता वो स्टेज की तरफ बढ़ गया। तुम क्यों आई बाहर? कबीशा वर्दा का हाथ छोड़ता चिल्लाया। वर्दा तो इसके गुस्से को देखते घबरा ही गई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। मैं इरम को बाहर लाने का पूछने आई थी। नहीं, कोई बाहर नहीं आएगा, और जाओ तुम अंदर, कुछ भी हो वर्दा, कबीशा तुम बाहर नहीं निकलोगी, समझी? वर्दा तो बस आंखें फाड़े से देख रही थी, समझी? वो दहाड़ा तो वर्दा अपने मोटे मोटे आंसू साफ करती ऊपर अपने कमरे की तरफ आ गई। वो फूले आंसू सांस के साथ हाल में चक्कर लगाकर रह गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सरमदा का यूं मुँह उठाकर चला आएगा। सिक्योरिटी रूम में वो हाई अलर्ट करके ऑर्डर दे चुका था। बाहर सब मेहमान मौजूद थे। जब मौलवी अब्दुल समाद तशरीफ़ लाए, कबीशा ने अंदर ही इरम का निकाह कराया। फिर
करम शाह ने कबूल है कहा तो वो करम शाह के गले लगकर मुस्कुरा दिया। सरमद आगा भी आगे बढ़ते मिला था और एक लिफाफा करम शाह की तरफ बढ़ा दिया, जिसे इसने शुक्रिया के साथ रख लिया। सरमद आगा तो पागल कुत्ते की तरह बार बार वर्दा को इंतज़ार कर रहा था कि कहीं से इसकी बू सूंघ सके। जब कबीशा इसके पास आकर खड़ा हुआ, आगा जी वो बीवी है मेरी, कबीशा की इज़्ज़त तो अपनी नज़रें झुका कर रखें, वरना कबीशा को वो आंखें जलानी आती है जिनसे इसे देखा गया हो। कब शाह जी हम जानते हैं आई जी की क्या हालत की थी आपने और प्यारी भाभी जी का बैकग्राउंड क्या है, लेकिन यकीन करें मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूँ। आप तो हमारे दोस्त हैं। ओके, इजाज़त दें, चलता हूँ। श्योर, कहता कबीशा इसे गेट तक दफ़ा करने आया था। इसके जाते ही इसने वर्दा के कमरे का रुख किया, जो लॉक नहीं था। हर चीज़ बिखरी हुई और वो भी तो उजड़ी हालत में बेड पर गिरी, शायद सो गई थी। कबीशा को अपनी गलती का बुरी तरह एहसास हुआ था, लेकिन इस वक्त वो सब कुछ भूल चुका था। वर्दा वर्दा प्यार से कहते वो बेड पर इसके साथ बैठ चुका था। माफ़ कर दो मुझे, देखो नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ उठो और अपना हुलिया दुरुस्त करो प्लीज़। वो अभी भी कुछ नहीं बोली थी। वर्दा उठो प्लीज़, जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं जाना नहीं चाहती। वो गुस्से से बोली तो कबीशा मुस्कुरा दिया। सॉरी मेरी जान, माफ़ कर दो मुझे मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी लेत नज़र मेरा दिमाग ख़राब कर गई थी। मैं तुम्हें साथ पर्दों में छुपा लेना चाहता हूँ। मेरा काम ऐसा ही है जहाँ हर वक्त खान जान हथेली पर रख कर चलना पड़ता है। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मैंने कहा ना चाहे नहीं है मेरा कोई भी, ना मैं किसी के लिए तैयार होना चाहती हूँ और ना मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मुझे तलाक दे दो। कबीर शाह, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती जो मेरी इज़्ज़त ना कर सके। मैं कोई चीज़ नहीं जो तुम छुपा लोगे मुझे। जहाँ चाहते हो बेइज्जत करते हो और कहते हो मोहब्बत करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और आज तो तुम्हारी ज़बान पर तलाक का लफ्ज़ आया, आइंदा कभी आया तो ज़बान काट कर रख दूँगा। उठो, फ्रेश हो, रुखसी का वक्त हो गया है। जब सब कुछ मेरे बगैर हो गया तो रुखसी भी हो जाएगी। क्यों चाहती हो मैं भी आज की रात ही बस करो। मुझे डराना धमकाना कबीशा, मुझे मोहब्बत ऐसी नहीं होती। ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ़ एक एहसान का बदला है जो तुम चुका रहे हो। वर्दा, मैं डरना नहीं चाहता, प्लीज़ उठो, बहुत लोग हैं भाई, प्लीज़। वर्दा का हाथ पकड़कर वो मिन्नतें कर रहा था। आखिर वो ज़िद छोड़कर राज़ी हो गई। 15 मिनट के बाद वो पिंक लिबास में पोनी किए बगैर मेकअप बस लिपस्टिक लगाकर आ गई थी। आंखें रोने से लाल हो चुकी थी। कबीशा शर्मिंदा हुआ था। इसे गधे से बचाने के लिए इसी का दिल दुखा बैठा था। वर्दा इरम को साथ लेकर बाहर आई तो करम शाह ने मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लिया। वो महरम थी इसकी। इरम के होश तो तब उड़े जब इसने अपने घर वालों को देखा। आंसू तो निकल ही आए थे। रस्मों के बाद रुखसती अंजाम पाई और इरम को करम शाह के सजाए कमरे में बिठाया दिया। इरम के घर वाले रुखसी के बाद वापस चले गए, जबकि वसई और फजल कुछ दिन रहने का इरादा रखते थे। करम शाह कमरे में आया तो वो नॉर्मल सा था, आम शख्स की तरह, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी लेकिन खुशी नहीं थी। इसने वर्दा की सुर्ख आंखें देख ली थी और वो कबीशा से दो टोक बात करने का इरादा रखता था। इरम को मुंह दिखाई देते वो इतना ही बोला था कि आप अभी बहुत छोटी हैं। मैं चाहता हूँ हम अपनी अज़वाजी ज़िंदगी आपके 18 साल के हो जाने पर शुरू करें। आप चेंज करके आराम करें। और वो वॉशरूम में घुस गया। वक्त लगता है किसी को बुलाने में, और वो खुद को वक्त देना चाहता था ताकि वो पूरे खुलूस के साथ इरम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। वो अपने भाई की खुशी के लिए पीछे तो हट गया था, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं होता। इरम अपने शौहर की हर बात मानना फ़र्ज समझती थी। इसे कोई इतराज़ नहीं था अपने शौहर की बात पर। वो आराम से उठती, चेंजिंग रूम में घुस गई और थोड़ी देर के बाद वो आरामदाह लिबास में बाहर आई थी। इरम, मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे कमरे में की कोई बात बाहर जाए, तो ख्याल रखिएगा। मैं ख्याल रखूँगी। इरम ने आयशा से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। इरम की फरमाबरदारी जल्द इसका दिल जीत लेगी, वो जानता था। वर्दा तो कमरे में आते ही ड्रेस चेंज कर चुकी थी। कबीशा के आने पर वो बस सो जाने की एक्टिंग ही कर सकती थी जो इसने की थी, और कबीशा अपना प्यार लौटाकर वापस जा चुका था, लेकिन वो खुश नहीं थी। इसे कबीशा का धूप छाँव सा मजाज समझ नहीं आ रहा था कि वो कब गुस्सा हो जाए, कब समझ नहीं आ रही थी वो क्या था। वर्दा की समझ से बाला था। एक पल इश्क में भगोता चला जाता और दूसरे ही पल इसे खड़कती धूप में खड़ा कर देने वाला
थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए एंड थैंक यू सो मच।